Hello students, today in this lecture I am going to discuss with you the motion of the body in a plane, that is motion in a plane. बेटा मोशन इन अ प्लेन में हमें प्रोजेक्टाइल मोशन करना है, तो मोशन इन अ प्लेन दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने बॉडी को स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कराया था. अभी तक जितना काम हुआ था, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे, सब में क्या था? बॉडीज थी जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही थी. बेटा जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, आज करेंगे मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन अ प्लेन में हमें स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल मोशन. तो सबसे पहले बेटा ये पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, और हमारी कैलकुलेशंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होने वाली है. समझ आ गई बात? देखिए अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने ये किया था, लेट अस सपोज ये कोई भी बॉडी है. इस बॉडी को अगर आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो बॉडी का पाथ कैसा था? बेटा बॉडी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती थी. बॉडी राइज करती जाती है, हाईएस्ट मोस्ट अटेन कर लेती है. हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट अटेन करने के बाद फिर उसकी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाती है. तो अल्टीमेटली बॉडी तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करी थी. तो ये था बेटा वन डायमेंशनल मोशन. समझ आ रही बात? क्लियर हो गई बात? अब देखिए अब क्या करेंगे, अब की बारी बॉडी को वर्टिकल के अलोंग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. अब हम क्या करने वाले हैं? लेट अस सपोज स्टूडेंट्स आप किसी भी एक टावर पे खड़े हैं. आप किसी भी एक टावर पे खड़े हैं. ठीक है, let us suppose say O is the highest most point of the tower, H is the height of the tower, and this is the ground. अब बेटा बॉडी को हमने मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी. बेटा जब बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे विद द वेलोसिटी तो बॉडी पाथ कैसा डिस्क्राइब करेगी? क्या बेटा बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाएगी? नहीं बेटा, बॉडी के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से बॉडी कुछ ऐसा पाथ डिस्क्राइब करेगी. समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब बेटा ये जो पाथ है, ये जो शेप है पाथ का, इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ. क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ. अब देखिए क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि बॉडी ने ये ऐसा पाथ क्यों डिस्क्राइब किया. देखिए बेटा जब इस वाले केस में देखिए, जब आपने बॉडी को वर्टिकली अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो आपने माइनस जी लेना है. मतलब बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है. अब बेटा जब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, लेट अस सपोज बेटा बॉडी किसी भी टाइम इंस्टेंट से t इक्वल्स टू t पर मान लेते हैं इस पॉइंट A को क्रॉस करती है. क्लियर? तो बेटा बॉडी के ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब फोर्स लग गया ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन किधर आ गया? जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर आ गया उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? उसकी जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई वर्टिकली डाउनवर्ड. क्लियर हो गई बात? इसलिए स्ट्रेस बॉडी को जब एक बार रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद बॉडी इस कर्व पाथ के अलोंग मूव करती है. समझ आ गई बात? क्लियर हो गई ये बात? तो बेटा जब बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगे, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अलावा बॉडी के ऊपर और कोई फोर्स ना लग रहा हो, ऐसे केस में बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. समझ आ गई बात? प्रोजेक्टाइल पता लग गया किसको कहते हैं? तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा? प्रोजेक्टाइल एक वो वाली बॉडी है जिसको रिलीज करने के बाद बॉडी मूव करेगी ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ओनली. दैट इज नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल विल एक्ट ऑन द बॉडी. समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले आप एक काम करिए, कोई फिगर ड्रॉ नहीं करना है, आप सिर्फ प्रोजेक्टाइल लिख करके अंडरलाइन करिए. मैं डिक्टेट कर रहा हूं किसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रोजेक्टाइल डेफिनेशन क्या है मैं वो लिखवा रहा हूं, आप लिख लें. तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल लिखें, अंडरलाइन करें, इसकी डेफिनेशन लिखें. अ बॉडी इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल if it moves under the Earth's gravitational pull only
that is no other force except the earth's gravitational force is acting on the body. बात समझ आ गई बेटा? बेटा एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, अपनी बुक से रीड करना, प्रोजेक्टाइल को एग्जाम्पल्स को कॉपी कर लेना। एक सिंपल से एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, आप नोट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी प्रोजेक्टेड along the horizontal from the highest most point of the tower. Got it? Okay. अब बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एजम्पशंस लिखिए, अंडरलाइन करिए। फर्स्ट एजम्पशन लिखिए बेटा, अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कंसीडर क्या कर लिया है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर बेसिक असम्पशन एक है कि जो एयर रेजिस्टेंस है हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट असम्पशन लिखें, ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल आर सपोज्ड टू बी नेग्लेक्टेड, ब्रैकेट में लिखिए लाइक एयर रेजिस्टेंस, लाइक एयर रेजिस्टेंस, और ब्रैकेट को क्लोज कर लें। बेटा सेकंड अजम्पशन लिखें। अब एक्चुअल में क्या होता है यार कि बेटा अर्थ की डिफरेंट प्लेसेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट होता है, स्लाइट वेरिएशन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए ये जो स्लाइट डिफरेंस इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो सेकंड अजम्पशन लिखें, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सपोज्ड to have the constant value at the different places on earth. ओके तो मतलब बेटा बॉडी के ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हैश डाल के अब इसको लिखें, हैश डाल के इसको लिख लें। ये हमेशा यूज होगा न्यूमेरिकल्स में भी, कैलकुलेशंस में भी, कॉन्सेप्ट्स में भी। हैश डाल के लिखे, द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। गॉट इट? बस बेटा आप ध्यान से मेरी बातें सुने, लिखने का कार्यक्रम खत्म हो गया, बोर्ड पे समझे ये मोशन ऑफ प्लेन और वन डायमेंशनल मोशन में क्या फर्क है। देखिए यहां पर देखिए बेटा, मोशन या स्ट्रेट लाइन पढ़ा था आपने। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मान लेते हैं बॉडी को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द पॉइंट ए, बॉडी पॉइंट ए को क्रॉस करती है, फिर बी को क्रॉस करती है, फिर सी तक पहुंच जाती है। क्लियर? तो क्या हो रहा था, बॉडी ने पहले इतना डिस्टेंस कवर किया सपोज से x1, फिर इतना डिस्टेंस कवर किया सपोज से x2, फिर इतना डिस्टेंस कवर किया लेट अस सपोज से x3। तो बेटा बॉडी ने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा, देखिए जब आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द पॉइंट O, दैट इज फ्रॉम द टावर, बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया मतलब आपने बॉडी को थ्रो किया, आपने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे दिया था, आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था अलोंग द हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गई बात? तो बेटा ये जो डॉटेड लाइन है इसको मैंने हॉरिजॉन्टल बोल दिया। अब इस हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिए बॉडी का मोशन दिखाई दे रहा है। बॉडी बेटा पहले इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही है, फिर इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही है, फिर इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही है, फिर इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही है। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि टाइम t1 पे बॉडी यहां पर है, टाइम t2 पे बॉडी यहां पर है, और टाइम t3 पर बॉडी यहां पे है, टाइम t4 पर बॉडी यहां पे। तो ध्यान से देखिए बेटा यहां से बॉडी यहां तक आ गई टाइम t1 में, तो बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये डिस्टेंस x1 कवर किया। फिर इसके बाद बॉडी जब यहां पर आएगी, बॉडी ने हॉरिजॉन्टल में ये डिस्टेंस x2 कवर किया। फिर बेटा बॉडी ने ये डिस्टेंस x3 कवर किया, फिर बॉडी ने ये डिस्टेंस x4 कवर किया। क्लियर हो गई बात?
तो जब आप सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज चेंजिंग विद टाइम। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज चेंजिंग विद टाइम। गॉट इट? ये बात समझ आ गई? ओके, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब देखिए बेटा, बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ साथ, देखिए पाथ क्या था, पाथ ये पैराबोलिक पाथ था, तो बॉडी ने नो डाउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ 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 बेटा वर्टिकल डिस्टेंस भी तो कवर किया। अब देखिए, दोबारा देखिए, जब बेटा बॉडी पॉइंट ओ से इस वाले पॉइंट तक आती है, तो बेटा वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया? आप बोलेंगे इतना डिस्टेंस कवर किया, यस और नो? मैं यहां पर मार्क करता हूं, तो बेटा वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या बोलेंगे? एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अगर बॉडी को यहां से रिलीज किया, तो बॉडी ने टाइम t1 में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस y1 कवर किया। पल्ले पड़ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल में भी डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्लियर? इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? टू डायमेंशनल मोशन। अब देखिए, बॉडी का पाथ मैंने व्हाइट बोर्ड के प्लेन में स्केच किया है, इसलिए सेंस इसको मोशन देना प्लेन भी बोला जाता है। पल्ले पड़ गई ये बात? आगे करते देखिए, अब जब बॉडी मान लेते हैं यहां से पॉइंट ओ से यहां इस वाले पॉइंट को क्रॉस करती है, तो बेटा वर्टिकल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये डिस्टेंस y2 कवर किया। फिर बॉडी बेटा पॉइंट ओ से जब यहां तक आती है, तो बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया? लेट अस सपोज से डिस्टेंस y3 कवर किया। फिर बॉडी जब पॉइंट ओ से लेके यहां तक आती है, तो बॉडी ने वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना डिस्टेंस कवर किया, लेट अस सपोज से y4। पल्ले पड़ गई ये बात? तो फ्रेंड्स, ऐसे मोशन को टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं या फिर मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। समझ आ गई बात? अब बेटा कैलकुलेशंस के बारे में बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बातें सुने। देखिए, कंपेयर करते हैं, इस वाले से कंपेयर करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन में क्या था? वन डायमेंशनल मोशन में तो बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही थी, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा था, या तो हॉरिजॉन्टल चेंज कर रहा था, अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है तो हॉरिजॉन्टल चेंज करेगा, वर्टिकल के लॉन्ग जा रही है तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। क्लियर? टू डायमेंशनल मोशन में क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और वर्टिकल कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ चेंज करते हैं। लेकिन सर जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो हम गिवन टाइम इंटरवल में या तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन करते हैं या फिर वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा कभी नहीं करते कि एक ही सिंगल स्टेप में दोनों की कैलकुलेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब यह हो गया कि सिंगल कैलकुलेशन या तो हॉरिजॉन्टल के लिए होगी या फिर वर्टिकल के लिए होगी। डिपेंड करेगा डाटा कैसा है। ये डाटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हमें करनी होती। जैसे येगल्स हमने देखा था कि डाटा कैसा है, जैसे हम बोलते थे कि स्टेप 1 पहले पूरा करिए, तो स्टेप 1 से हमें पता लगता था यार हमें करना क्या है। समझ आ गई ये बात? क्लियर हो गई बात? तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करने वाले हैं, या सॉरी, हम देखिए बॉडी को जब रिलीज करते हैं तो एक तरीका तो यह है कि मैं टावर पे खड़ा हो जाऊं और बॉडी को हॉरिजॉन्टली रिलीज कर दूं, जैसा कि मैंने अभी किया। बेटा दूसरा तरीका यह हो गया, दूसरा जो पॉसिबल तरीका है मैं आपको वो दिखा रहा हूं। ये देखिए, लेट अस सपोज से ग्राउंड, ये वर्टिकल, ये पॉइंट हो। बेटा यहां से हमने बॉडी को रिलीज किया, मतलब थ्रो किया। हमने बॉडी को वेलोसिटी दिया से वेक्टर u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो अब बॉडी कैसा पार्ट डिस्क्राइब करेगी? बॉडी कैसे जाएगी? बॉडी ऐसे जाएगी। बॉडी कैसा पार्ट डिस्क्राइब करेगी? बॉडी ऐसा पाथ डिस्क्राइब करेगी। तो इसको भी पैराबोलिक पाथ बोलेंगे, क्योंकि एक बार ही छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में एक बार वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी देने के बाद में फिर बॉडी सिर्फ और सिर्फ बेटा ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है। अब कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, लेट अस सपोज से बॉडी इस पॉइंट ए को क्रॉस करती है एट एनी टाइम t इक्वल्स टू t, तो बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये एक्सेलरेशन कितना होगा? इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सी बात समझ आ गई? क्लियर? अब बेटा देखिए, ये जो पहले वाला केस है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या बोलना है इसको? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सिंपल सी बात है। अब जब आप बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देते हैं एट सम एक्यूट एंगल
विद द हॉरिजॉन्टल और विद द वर्टिकल, तो इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। क्या बोलना है इसको? इसको बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन। सिंपल सी बात समझ आ गई बेटा? क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसको भी करना है, इसको भी करना है, दोनों में से कोई भी एक आएगा और जो भी आएगा इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। 3 मार्क्स में आएगा या फिर 5 मार्क्स में आएगा। तो आज ऐसा करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बड़ा है, बड़ी सारी चीजें डिराइव करनी है। क्लियर? ओके, चलिए। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या करना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज, वही 3 इक्वेशंस यूज करनी है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हमें क्या करना है, जब हम हॉरिजॉन्टल के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर हमें वर्टिकल में कैलकुलेशन करना है तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। समझ आ गई बात? देखिए, let us suppose, for example, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, let us suppose say this is the horizontal line and it is the vertical line. Let us suppose say that vector s be the displacement of the body. क्लियर हो गई बात? तो अभी बेटा वेक्टर एस आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर एस का कंपोनेंट आपको हॉरिजॉन्टल के अलोंग कुछ तो दिखाई देगा। Let us suppose say sx I cap is the component of the displacement along horizontal and sy j cap is the component of the same displacement along the vertical. Clear? तो स्टूडेंट्स वेक्टर s को कैसे लिखना था? It is written as sx I cap plus sy j cap। बेटा वेक्टर से समझाया था, बड़े ढंग से समझाया था कंपोनेंट्स। क्लियर? तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट का अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये कंपोनेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट का अलोंग द वर्टिकल। अब बेटा देखिए, जब हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेशंस करनी है, अगर हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेशंस करनी है तो हम सिर्फ इसको टारगेट करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। और अगर बेटा वर्टिकल में कैलकुलेशंस करनी है तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ना हम एस की बात करेंगे ना हम एस एक्स आई कैप की बात करेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर? अब स्टूडेंट्स जब हम स्केच करेंगे जो भी गिवन सिचुएशन होगी, फिजिकल क्वांटिटीज, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो ये मार्क होंगी। फिर आपको अगर हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेशन करना है तो इन फिजिकल क्वांटिटीज की हॉरिजॉन्टल वैल्यूज के बारे में सोचना होगा। अब हॉरिजॉन्टल वैल्यूज के बारे में सोचना मतलब आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यूज के बारे में सोचना है। समझ आ गई बात? देखिए मैं भी करने वाला हूं, ये कॉपी कर लें, ये हैश और ये कॉपी करें। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे, एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स होंगे। तो अभी करते हैं स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में बॉडी को लेट अस सपोज से हम टावर से along the horizontal initial velocity देते हैं, initial velocity दे रहे हैं along the horizontal from the top of the tower at any time say t equals to 0 and the body is let to move under the earth's gravitational pull only. Clear? तो बॉडी ने बेटा ऐसा पाथ डिस्क्राइब किया। Now I am calling this horizontal as say the positive x-axis and this vertical as the positive y-axis. समझ आ गई ये बात? तो मान लेते हैं कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, फिर बॉडी वाला पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिखना है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिखने के बाद स्टूडेंट्स हमें यहां पर 4 चीजें डिराइव करनी है, ठीक है? तो फर्स्ट करके लिखें, पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बता देता हूं, उसके लिए वर्ड्स दे देता हूं। When the body is given the initial velocity along the horizontal from some height above the ground, the projection is said to be the horizontal projection. Full stop. Clear हो गई बात? ओके? अब ऐसा करें, ये वाला फिगर है ना,
ये वाला फिगर कॉपी करके छोड़ दें, ये वाला फिगर कॉपी करके छोड़ दें। डन। अब बेटा नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट करके लिखें, फर्स्ट करके लिखें इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो बेटा पाथ कैसा डिस्क्राइब किया, ऐसा डिस्क्राइब किया, इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 बॉडी यहां से रिलीज हुआ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, उसके बाद तो ग्रेविटी लगेगी जिसकी वजह से ऐसे मूव कर रही है। लेट अस सपोज से कि बॉडी इस पॉइंट को क्रॉस करती है एट एनी टाइम से t इक्वल्स टू t एंड आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज a। तो इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, लेट अस सपोज से x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट a। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब ये डिस्प्लेसमेंट मैं मार्क कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो बेटा वेक्टर s को बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यस और नो। अब बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ, वर्टिकल में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर हो गया वो हो गया x, क्योंकि xy कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो वर्टिकल में डिस्टेंस कवर हो गया वो हो गया y। क्लियर। तो अब हम क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा उसका वैल्यू कितना हो गया x, डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा उसका वैल्यू कितना हो गया y। क्लियर। चलिए इनकी बातें बाद में करेंगे। तो आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, सिर्फ ये वाला फिगर कॉपी करें, सिर्फ ये वाला फिगर कॉपी दोबारा से होगा, पहले वाले फिगर में नहीं करना है, दोबारा करना है। इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए फिगर है ये, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए फिगर है, कॉपी करें। यस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लाइन में लिखें, कंसीडर द प्रोजेक्टाइल which is projected from the top of the tower at time t equals to 0 with the velocity vector u along the horizontal. Full stop. Suppose the body crosses the point A whose coordinates are x comma y at any time t equals to t. ओके क्लियर। अब ध्यान से सुने, अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन सिर्फ कंसीडर करके कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करके कैलकुलेशन करते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखें हॉरिजॉन्टल मोशन, उसको अंडरलाइन करें, हॉरिजॉन्टल मोशन लिखिए, अंडरलाइन करिए। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, तो बेटा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में लिखें, यूजिंग sx is equals to ux into t plus half of ax into t का स्क्वायर। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, sx is the horizontal component of the displacement, ux is the horizontal component of the initial velocity, ax is the acceleration or the component of the acceleration along the horizontal. Clear? अब बेटा इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज sx, ux और ax, इनकी वैल्यूज फिगर से देख के डालनी है। ध्यान से देखिए, sx बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, यहां से लेके जब बॉडी यहां तक आ रही है तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया, गॉट इट। कितना है x, तो sx का वैल्यू कितना हो गया x। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब ध्यान से देखिए, ux स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, द वैल्यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल। क्लियर। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको वेक्टर u दिखाई दे रहा है, कहां पर दिखाई दे रहा है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। तो बेटा कितना वेलोसिटी है, कितना इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, फिगर में दिखाई दे रहा है, u। तो ux का वैल्यू कितना हो गया, u। क्लियर। ax एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन द बॉडी अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए,
बेटा ये बॉडी पॉइंट ए को क्रॉस कर रही थी, जब बॉडी पॉइंट ए को क्रॉस कर रही है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना था, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन था जी के इक्वल, डायरेक्शन क्या था, वर्टिकल के लॉन्ग। अब मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए कहां पर, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, तो ये जो डॉटेड लाइन हो गई ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो गिवन वेक्टर को देखिए, गिवन वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेटा वेक्टर का कंपोनेंट ले यहां पर, ठीक है, तभी तो उसका वैल्यू मिलेगा। वेक्टर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी g cos 90। एक्सप्रेशन का वैल्यू, वेक्टर का वैल्यू कितना है g, डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल के लॉन्ग। कंपोनेंट लेने सिखाए थे, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाए उसके साथ कंपोनेंट चाहिए तो उसके साथ हमेशा cos वाला कंपोनेंट आता है। तो ax का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी g cos 90। हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितनी होगी, g cos 90। अब बेटा ये जो g cos 90 है, ये जो g cos 90 का वैल्यू निकलता है, ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, और टाइम t इज इक्वल्स टू t, टाइम के तो कोई कंपोनेंट नहीं होगी क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है। तो sx का वैल्यू आ गया, ux का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आ गया, ax का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आ गया। ये सारी वैल्यू सिर्फ यहां पे डाल दी। सो सिंस दिस x is written as say u into t plus half of 0 into t square, क्योंकि acceleration along the horizontal is g cos 90. So x is written as say u into t. x is written as u into t. क्लियर हो गई ये बात? तो x का वैल्यू आ गया, ओके? यहीं से हम टाइम t को निकाल लेते हैं। This implies that the t is written as x divided by u. कॉपी करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दें, कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करिए। यस डन। अब क्या करने वाले हैं, हमने हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेशंस कर ली, अब वर्टिकल में कैलकुलेशंस करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट लाइन में वर्टिकल मोशन लिखिए, अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट लाइन में वर्टिकल मोशन लिखिए, अंडरलाइन करिए। अब लिखिए बेटा, यूजिंग sy is equals to say uy into say t plus half of ay into say t square। तो बेटा ये sy क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो गया along the vertical, along the vertical। वर्टिकल को y एक्सिस से डिनोट किया, इसलिए यहां पे हमने y यूज किया उसके नीचे। uy इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया along the vertical, ay एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया along the vertical, और सिंपली एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो गया along the vertical। चलिए फिगर में दोबारा आते हैं। फिगर में देखिए, अब sy डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, along the vertical in time t। तो बेटा टाइम t के अंदर बॉडी जब यहां से पॉइंट O से इस पॉइंट A तक आ रही है t टाइम के अंदर, तो बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, y, ये डिस्टेंस y कवर किया। तो sy का वैल्यू कितना हो गया, sy का वैल्यू हो गया y। अब बेटा uy क्या है, uy is the component of the initial velocity along the vertical। अब देखिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिखाई दे रहा है, कहां पर दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपको इनिशियल वेलोसिटी कहां चाहिए, आपको इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में चाहिए, तो वेक्टर हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वेक्टर u का कंपोनेंट ले वर्टिकल के लॉन्ग। वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos वाला कंपोनेंट आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल में कितना आ जाएगा, u cos 90, which will be equals to 0। बात समझ आ गई? ay एक्सेलरेशन था along the वर्टिकल, एक्सेलरेशन कितना था वर्टिकल में, g से प्लस g, क्योंकि पहले जब मैंने मोशन और स्ट्रेट लाइन कराया था और मोशन अंडर ग्रेविटी कराया था तब सिखाया था, रिलीज करने के जस्ट बाद बॉडी को देखिए कैसे मूव कर रही है। अर्थ के पास जाए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लस जी लें। क्लियर? तो एक्सेलरेशन इज प्लस जी। बेटा यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगा, स्मॉल टी। तो टाइम टी इज स्मॉल टी। चारों वैल्यूज फिगर से देखकर फिर प्लेस कर दें।
बस ये छोटा सा काम करना है और ये प्रोजेक्टाइल है. सो दिस y इज रिटन एज बेटा u cos 90 0 मल्टीप्लाइड विद t प्लस हाफ से g t का स्क्वायर. गॉट इट? ओके. और स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं. Now, this y is written as, say it as half of say gt square. Let us call this as the equation number second. बस यहां तक काम खत्म हो गया वर्टिकल मोशन का. अब हमें क्या निकालना था? हमें x और y कोऑर्डिनेट्स थोड़ी निकालने थे, हमें तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना था. बेटा इक्वेशन ऑफ पाथ मैथ्स में लोअर क्लास में किया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है. तो बेटा पाथ की जब इक्वेशन निकालते हैं तो x और y कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करते हैं. समझ आ गई बात? नेक्स्ट लाइन में लिखें, यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट द इक्वेशन सेकंड कैन बी रीरिटन एज. इक्वेशन सेकंड को रीराइट करें. बेटा इक्वेशन फर्स्ट में था t was equals to x by u, ये t का वैल्यू यहां पे डालते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट दिस y is written as say 1 by 2 of say g multiplied with x squared divided by u square. समझ आ गई ये बात? So I can say that this y is written as say 1 by 2 of g by u square multiplied with x square. अब ध्यान से देखिए, ये 1 by 2 नंबर हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जो कि कांस्टेंट था, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि एक बार ही जब थ्रो करना है तो एक ही वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, बहुत सारी वेलोसिटी तो नहीं दे सकते. तो ये बेटा पूरा जो समान हो गया ये हो गया कांस्टेंट. यस और नो? नाउ लेट अस सपोज से इस कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं. लेट अस सपोज से दिस k इज इक्वल्स टू 1 by 2 g divided by u square. ये क्या था? It was the constant. Yes or no? So this y is written as say kx square. Y is written as kx square. अब बेटा ये जो इक्वेशन है ये हमेशा पैराबोला का इक्वेशन होता है. ये किसका इक्वेशन होता है? पैराबोला का. इसको बोले इक्वेशन नंबर थर्ड. तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ है. ओके, कॉपी करें जल्दी से, फिर इसके बाद एक लाइन लिखवानी है वो लिखवा रहा हूं, जल्दी से कॉपी करें. डन. अब बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट इज फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड वी कंक्लूड that the path of the projectile is parabolic. Full stop, खत्म. तो बेटा ये प्रूफ करने के लिए आएगा, प्रूफ दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. ठीक है? तो ये जितना भाषण दिया है मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की हेडिंग के अंडर में, ये फर्स्ट पार्ट पूरा करके आना. क्लियर? आज सिर्फ इतना करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. गॉट इट? ओके.